हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। तो आज हम 1 जून है। आज का हम हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो में देखेंगे डिटेल में। हिंदू न्यूज़पेपर का जो जो एडिटोरियल्स भी है इसको भी हम देखेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका उन सबको हम डिटेल में देखेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका एग्जाम रिलेटेड उन सबको भी हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो ये करंट अफेयर है आज का, ये न्यूज़पेपर जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो भी आपका आज कवर हो जाएगा। इस आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है और जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है, चाहे वो किसी भी जीएस पेपर से हो, वो आपका कवर हो जाएगा आज। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें जरूर। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ जो है ले सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पीडीएफ, जो इसको आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज है, जीडीपी श्रिंक्स बाय 7.3%, क्वार्टर फोर अपटिक्स मॉडरेट्स 2020-21 कार्नेज। ये बेसिकली जो है कल जीडीपी फिगर्स बेसिकली पिछले साल के आए हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट्स जो है आपका प्रोविजनल रिलीज किया गया है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स ये कहा जाता है बेसिकली जीडीपी एस्टिमेट जो है, और भी बहुत कुछ इसके साथ रिलीज किया होता है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये इसको रिलीज करती है, तो इन्होंने कल रिलीज किया। इन्होंने बताया कि जीडीपी जो है पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब माइनस रहा है आपका 7.3% 2020-21 फिगर फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें मार्जिनली बेटर है, मतलब जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 8% -8% रहेगा जीडीपी, उससे थोड़ा मार्जिनली बेटर है, 7.3% रहा है। और 19-20 में जो था बेसिकली कोविड के पहले का जो ईयर था उसमें 4% था जीडीपी ग्रोथ रेट। तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब बेसिकली 4% प्लस यहाँ -7.3%, तकरीबन 11.3% जीडीपी जो है गिरा है नीचे। ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्म्स में हम बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2015 में ये मेजर करना ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये बेसिकली क्या है कि बेसिक प्राइसेस पर आप जो है वैल्यू एडेड कितना है आपका अलग अलग सेक्टर्स में उसको देखते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पर जो है जीडीपी हम निकालते हैं। कैसे? तो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस और प्लस इसमें जो हम बेसिकली प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्सेज और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज जो है, प्रोडक्ट सब्सिडीज जो हम बेसिकली करते हैं। यहाँ पे जीवीए में बेसिकली क्या है, हम सेक्टर स्पेसिफिक जो है निकालते हैं। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक जो सब्सिडीज और टैक्सेज जो है उसको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पे पहुंचते हैं। इसका हमारा अलग से डिटेल वीडियो है, जीडीपी कैसे होता है, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। और इसके साथ साथ जो आपका है जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया आपका, ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया आपका, ये सब कुछ जो हमने उसमें डिटेल में कवर किया। कैसे एक दूसरे से जो लिंक है, एक डायग्रामेटिक की जो लिंक है, क्या किसमें आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, तो इस सबको हमें डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसको यहाँ पे कर पाना वो लेंदी हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। इससे आपका जो पूरा कंसेप्ट जो है मेथड जो है कैलकुलेशन का, इनकम स्टैटिस्टिक्स का, वो क्लियर हो जाएगा। तो ताकि ऑब्जेक्टिव में भी अगर कुछ सवाल पूछा जाता है घुमा फिरा कर, तो उसको आप आंसर कर पाएंगे। उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स है आपका 12th का, वो भी काफी इससे रिलेटेड है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारा उसका भी वीडियो है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा जो जितने भी आपका इंडाइसेज होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको हमने वहां पर डिटेल में बताया है। तो ये बेसिकली ट्रेंड यहाँ पे बताया गया है कि ना ये जो है जीवीए जो है 6.2% माइनस गया है, और कंपेयर टू 4.1% उसके पिछले साल जो है यहाँ पर राइज किया था। तो दो सेक्टर्स जो बेसिकली जिसने ग्रोथ दिखाया है, ओवरऑल तो इकोनॉमी जो माइनस रही है, बट दो सेक्टर ने ग्रोथ दिखाया है। वो कौन कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में, जिसने 3.6% ग्रोथ दिखा है, और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ये 1.9% पॉजिटिव रहा है। तो ये दो सेक्टर्स आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सेक्टर्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इन चीजों को माइन्यूट चीजें को जो है ध्यान में रखें। क्वार्टर फोर में बेसिकली जो है हाइयर देन एक्सपेक्टेड 1.6% ग्रोथ देखने को मिला है, चौथा क्वार्टर जो था पिछले साल का। और इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली अलग अलग क्वार्टर्स का बताया गया। पिछले साल का 24.4% माइनस था आपका पहले क्वार्टर में, अप्रैल टू जून 2020 में। उसके बाद सेकंड क्वार्टर जो था उसमें -7.4% रहा। तीसरे क्वार्टर में जो है आपका ग्रोथ रहा 0.5% प्लस, और फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा अच्छा ग्रोथ रहा 1.6%, जिसके कारण ये हम जो -7.3% देख रहे हैं। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ सालों का जो है ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं माइनस रेटिंग चला गया। यहाँ इस समय गया था एक फैंसी ईयर आपका, और 80s में, और यहाँ पे आपका जो है पुराना
ये 64 में है। तो ये बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, बिगेस्ट एटलीस्ट 60 ईयर, पिछले 60 सालों में। लेटेस्ट 10 ईयर डेटा इज बेस्ड ऑन 11-12 के प्राइसेज है, ये आप जानते हो। तो बेस प्राइस एक होता है, तो बेस प्राइस अभी जो है बेसिकली जिसपे हम मेजर करते हैं, ताकि इन्फ्लेशन का टर्म वहां पे नहीं आए, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो अभी जो बेस प्राइस है वो 11-12 है। तो अब प्रीवियस ईयर का डेटा जो था बेसिकली वो 2004-5 के बेस प्राइस था, तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम देखें फिर भी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के रिलेटेड बाकी जो आर्टिकल्स है पेज 8 पर एक्सटेंशन जो है उसका भी हमने यही साथ में रखा ताकि समझ में आए आपको। तो इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है बेसिकली रिकवरी होप्स जो अगले इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए होप्स जो है कि वो हिंज करे किसे, ड्यूरेशन ऑफ विच लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस विल पर्सिस्ट। तो अब हम देख रहे हैं स्टेट वाइड हर स्टेट ने कुछ कुछ लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस कर रखा है। पिछले साल नेशनल वाइड लॉकडाउन था, इस बाजू का स्टेट स्पेसिफिक जो है उन्होंने कुछ जिलों में कहीं पर है, कहीं पे पूरे स्टेट में लॉकडाउन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे कैसे धीरे धीरे हटता है, किस लेवल तक हटाया जाता है, उसके ऊपर इकोनॉमी रिकवरी डिपेंड करेगी इस साल के लिए। और उसके अलावा क्या और किस पे बेस होगा, किस फैक्टर क्या होगा, वैक्सीन रोल आउट। तो वैक्सीन कितना गवर्नमेंट रोल आउट कर पाती है, कितने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो पाता है, उससे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगला अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा पेस में सभी लोगों को हो पाता है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को हम कवर कर पाते हैं जल्द से जल्द, तो तीसरा वेव या आने वाली जो भी वेव्स होगी या कोविड सर्ज होगा उसको हम रोक पाएंगे, इकोनॉमी में असर कम पड़ेगा। ये मोटा मोटी जो इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का कहने का है, और बाकी इकोनॉमिस्ट का, कि हमें जो करने की क्या जरूरत है गवर्नमेंट को, एक तो लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हम जल्द से जल्द कम कर सकते हैं, और वैक्सीन रोल आउट को हमें बढ़ाने की जरूरत है, इसके रफ्तार को। इसके अलावा एनएसओ जिसने ये डेटा निकाला है उसने भी वार्न किया डेटा कलेक्शन जो है इम्पैक्ट हुआ, मतलब हम पूरी तरह से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए ठीक से, तो जिसको कि पेंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण। तो ये एस्टीमेट जो अभी इसने इन्होंने निकाला है, ये शार्प रिविजन्स हो सकता है इसमें, मतलब कि ऊपर नीचे बहुत ही ये हो सकता है, फिगर रिवाइज हो सकता है और ज्यादा लेवल तक रिवाइज हो सकता है, शार्प रिविजन इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक ना जो नेक्स्ट उसके आगे पेज के आर्टिकल है आपका वैक्सीनेशन की टू हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, तो इसी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने साथ में रखा है इसको इकोनॉमी का। तो इसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने वही चीज कहा है कि बट कर्बिंग द पेंडेमिक थ्रू स्विफ्ट वैक्सीनेशन एंड स्ट्रिक्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल इज इम्पेरेटिव टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी स्लो डाउन मोड में है, तो इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं आगे के समय में, और फास्टर रिकवरी कैसे हो सकती है, इसके लिए जरूरी है स्विफ्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का पेस हमें बढ़ाने की जरूरत है, रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, और कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली जो है लोग फॉलो करें, ऐसा हमें करने की जरूरत है। तभी हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लाइन पे, पटरी पे और रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं इस साल 2021-22 में, 21-22 में, ताकि हम जो पिछले हमने इकोनॉमी जो धक्का पहुंचा उसको हम रिकवर कर सके जल्द से जल्द। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज इंट्रिसिवली लिंक टू द ओवरऑल पेंडेमिक। तो ये ऑब्वियसली हम जानते हैं, क्योंकि पेंडेमिक कैसा रहेगा आने वाले समय में भी, उस पर हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये फ्रंट पेज पे आर्टिकल आपका, एससी सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर वन प्राइस फॉर वैक्सीन अक्रॉस नेशन। तो इन्होंने वैक्सीनेशन पॉलिसी को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने टैकल किया है, गवर्नमेंट की जो सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी है उस पर कुछ सवाल दागे हैं कि ये एक प्राइस होना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। गवर्नमेंट ने कहा है बेसिकली, अपना एफिडेविट साइन क्लेम कर रही है कि हम पूरे पॉपुलेशन को 2021 के अंत तक में वैक्सीनेट कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इफिकेसी और जो पॉलिसी को चैलेंज किया, बेसिकली सवाल दागे हैं कि आपकी पॉलिसी जो अलाउ सेंटर टू प्रोक्योर जस्ट 50% वैक्सीन व्हाइल लीविंग द स्टेट्स टू बाय देयर ओन। ये बेसिकली पॉलिसी इन्होंने सवाल किया है कि ये सही नहीं है पॉलिसी, इसका आप जवाब दें कि कोर्ट चैलेंज डिफरेंशियल प्राइस वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी। इसके अलावा डिफरेंशियल वैक्सीन जो आप देख रहे हैं बेसिकली, इस सेंटर ने कहा कि 150 में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंटर जो है 150 रुपए में उसी डोज को खरीदेगा, बाकी स्टेट्स के लिए वो जो डोज है वो 300 से 600 रुपए पड़ेंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि ये आप कैसे कर रहे हैं, बेसिकली सेम वैक्सीन को एक ही कंट्री में एक सेंटर 150 में खरीद रहा है, दूसरे स्टेट जो है अलग अलग दामों पे खरीद रहे हैं। तो इसको इन्होंने क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये रेशनल क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है आपका डुअल प्राइसिंग के पीछे। वाई द सेंटर इज प्रोक्योरिंग एट लोअर प्राइसेज एंड वाई द सेंटर फिक्स्ड इस वैक्सीन परचेज इतना। तो आपने 50% ही वैक्सीन अपना परचेज क्यों लिमिट कर दिया है, और आप डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको सेंटर को अभी जवाब देना है इस पे। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी जो आर्टिकल्स उसको भी हमने यहाँ रखा है। तो फिर उन्होंने कहा कि कवरिंग द वेरियस फ्रंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो है बेंच जो है वो कोविड मैनेजमेंट को लेकर के
गवर्नमेंट का जो कोविड मैनेजमेंट ओवरऑल है उसका वेरियस फंड्स को देख रहा है, उसके ऊपर अलग अलग डिसीजंस आए हैं, पहले भी हमने देखा है, अभी भी कुछ आ रहा है। एक तो आपका गवर्नमेंट डुअल वैक्सीन पॉलिसी जो हमने देखा अभी, उसको क्वेश्चन किया है। कवरेज इन रूरल एरिया में कम कवरेज है, इसको भी जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है इसको आप बढ़ाएं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट वैक्सीनेशन स्लॉट ऑन कोविन पोर्टल, इसका हमारा एडिटोरियल एक तरह से है, एक इसको हम देखेंगे आगे। तो कोविन पोर्टल पे जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, वैक्सीनेशन करा पाना, स्लॉट बुकिंग करा पाना मतलब कि काफी टफ है, स्पेशली कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों पे जहाँ पे कि स्लॉट उतने वैक्सीन अवेलेबिलिटी कम है। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को डिजिटल लिटरेसी है, एक होती है लिटरेसी आपकी नॉर्मल लिटरेसी जो पढ़ लिख सकते हैं आप, दूसरा होता है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मतलब आप कंप्यूटर की भाषा, मतलब कि कंप्यूटर चलाने आपको आता है, मोबाइल चलाने आता है, ऑपरेट करने आता है, वो कहा जाता है डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल लिटरेसी अगर हम बात करें तो अभी भी लिटरेसी ही बहुत कम है, डिजिटल लिटरेसी तो और भी कम है। स्पेशली अगर हम रूरल एरिया में जाएं तो आपको दिखेगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है बहुत जगह, और उसके कारण, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा आपको। इन सब चीज़ों के कारण अगर हम देखें तो रूरल एरिया में स्पेशली, या फिर सेमी रूरल एरिया कर, सेमी अर्बन एरिया तक में भी आपका जो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो वो कैसे जो है एक ऐप पर अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। और हाउ डेड आर थ्रोन इनटू रिवर ब्यूटी, हमने देखा था बेसिकली यूपी और बिहार के बॉर्डर में साइड में गंगा रिवर में कुछ बॉडीज मिले थे थ्रो अवे किए हुए, तो वो कैसे आप थ्रो कर सकते हैं, वो कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सेंटर को टैकल कर रही है, एक तरह से कर सकते हैं, सवाल दाग रही है। तो ये कोविड मैनेजमेंट पे लेकर के है, और इसी पे जो है अभी जो कल पूछा गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन किया है कि आप जो ये डुअल प्राइसिंग पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं। इसमें जो इन्होंने कहा जस्टिस ने, वी आर नॉट गोइंग टू रन द सेंट्रल गवर्नमेंट और मेक पॉलिसी फॉर यू, हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट रन नहीं करें, ना ही पॉलिसी बनाएंगे, इससे प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, तो ये डायलॉग के लिए आपके क्या पॉलिसी रही, आप उसका कारण बताएं। आइडिया इज नॉट टू क्रिटिसाइज करने का नहीं, बट टू स्ट्रेंथन द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम आपका लूफर बता सकते हैं, बेसिकली हम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज आपको नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली जस्टिस ने कहा है, जो कि इस बेंच को बेसिकली हेड कर रहे हैं, 3 जज बेंच को। डिजिटल डिवाइड जैसे हमने कहा, डिजिटल डिवाइड को भी इन्होंने है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उसको तवज्जो दी, बताया है कि डिजिटल डिवाइड के कारण भी वैक्सीन एक्सेस नहीं हो पा रहा है। डिजिटल डिवाइड हैम्परिंग वैक्सीन एक्सेस इन द कंट्री, इलिटरेट विलेजेस मैंने कहा, रूरल इंडिया, उनको बेसिकली वैक्सीनेशन, ये डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको कंप्यूटर मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे वो उसको वैक्सीन स्लॉट ले पाएंगे। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आप क्यों ना मार्जिनाइज कम्युनिटी, जैसे मार्जिनाइज सेक्शन, जैसे रूरल एरिया हो गया, मार्जिनाइज सेक्शन हो गया, दलित हो गए, उनको क्यों नहीं आप बेसिकली पीपल विथ हैविंग कोमोर्बिडिटीज फॉर अर्ली वैक्सीनेशन के कैटेगरी में आप रखते हैं, ताकि उनको अर्ली वैक्सीनेशन हो सके, उनको भी आप सेपरेट कैटेगरी में बना के रखें, उनको प्रेफरेंस दिया जाए। और डिफरेंसेज इन प्राइसेस तो हमने देखा ऑलरेडी, इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि आप डिफरेंशियल प्राइसेस आपने क्यों रखा है, इसका आप रीजन हमें बताएं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सिटीजन। इस सिटीजन को लेकर के पहले भी हमने देखा था, काफी आर्टिकल्स आए थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको कहा है कि सिटीजन का जो टर्म है, बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कानून है, इसको हमें देखने की जरूरत है। तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि सिटीजन जो है, आप वेगली इसको यूज करें, मिसयूज हो रहा है, इसको आप डिफाइन करने की जरूरत है, लिमिट को डिफाइन करने की जरूरत है कि क्या सिटीजन हो सकता है, कहाँ सिटीजन नहीं हो सकता, इसको लिमिट को हमें डिफाइन करने की जरूरत है। ये क्यों आया ये सवाल, बेसिकली जो है, ये जो अभी केस आया था कि 2 तेलुगु चैनल्स को इन्होंने प्रोटेक्ट किया, उसके अगेंस्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सिटीजन का चार्ज लगाया था उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट किया था कोविड-19 पैंडेमिक इन स्टेट, उसको गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, उसको बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक स्टेट्स का जो है आंध्र प्रदेश में, उसको उन्होंने दर्शाया था, दिखाया था, तो उसको लेकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट सिटीजन का चार्जेज लगाए थे। तो इसको बेसिकली कोर्ट में चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने बोला ये गलत है, एक तरह से इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया है। और इन्होंने जो डिसीजन दिया कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सिटीजन लॉ अगेंस्ट क्रिटिक्स मतलब जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके अगेंस्ट लगाना इनडिस्क्रिमिनेटली, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया यूजर्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, सिटीजन हो गए, फॉर एडिंग ग्रीवांसेज अबाउट कोविड-19 मैनेजमेंट और फॉर इवन सीकिंग हेल्प टू गेन मेडिकल एक्सेस। ये हमने देखा था थोड़ा दिन पहले, बेसिकली अप्रैल लास्ट में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो इस पे भी बोला था, यूपी गवर्नमेंट में कुछ स्टेप्स लिया था कि जो भी सोशल मीडिया पे अगर हेल्प मांग रहे थे कि हमें मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो उसके अगेंस्ट कुछ केसेस किए थे कि आप जो है गवर्नमेंट का इमेज टार्निश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिटीजन नहीं है, बेसिकली ये आप इसको कार्रवाई ना करें,
और उसी में यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि बेसिकली जो क्रिटिक्स को बेसिकली जो ग्रीवांस रेज कर रहा है बेसिकली गवर्नमेंट का कोविड मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर अपना ग्रीवांस रेज कर रहा है तो उसमें आप उसको सेडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। तो तो इन्होंने कहा कि पैरामीटर्स जो प्रोविजन जो बेसिकली सेडिशन को लेकर के 124A सेडिशन का, 153A और 5 जो आईपीसी का है, रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ द राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया टू कम्युनिकेट न्यूज इन्फॉर्मेशन द राइट्स। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हमें फिर से देखने की जरूरत है, इंटरप्रिटेशन जो है डिटेल इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। ये हमने ऑलरेडी थोड़ा दिन पहले न्यूज में देखा था कि होम मिनिस्ट्री ने जो है एक हेट स्पीच को लेकर के भी कहा है कि हम हेट स्पीच का भी डिटेल इंटरप्रिटेशन जो है, डिटेल कानून जो उसमें लेके आएंगे आईपीसी में, ताकि उसको हम डिफाइन कर सके जेटली। मेन जो कारण है आपका जो कोई भी कानून है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसके टर्म्स में। आप जो उसमें शब्द लिख रहे हैं कि क्या ये कानून है, उसको क्लियर कट आपको डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस जो उसको मिसयूज नहीं करेगी किसी के अगेंस्ट में। वहीं पे वैसा ही इन्होंने कहा है कि सिटीजन को भी आप क्लियरली डिफाइन कीजिए कि कौन सा सिटीजन है, कौन सा एक्ट जो है आपका सिटीजन के अंदर आता है, कौन सा नहीं आएगा। तो ये चीज जो है सिटीजन के अंदर नहीं आती है। इसी चीज को बेसिकली यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस जजमेंट में कहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मीडिया आर वेल विद इन इट्स राइट टू एयर क्रिटिकल प्रोग्राम्स अबाउट प्रिवेलिंग रिजीम विदाउट अट्रैक्टिंग सिटीजन। तो ये राइट है मीडिया का कि वो जो क्रिटिकल प्रोग्राम कर सकती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको हैम्पर करेगा अगर आप सिटीजन इसके अगेंस्ट लगाएंगे तो। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है व्हेन हाइट्स ब्लॉक डॉक्टर्स आईपीएस ड्रीम। तो ये बेसिकली फ्रंट पेज पे न्यूज था। इसमें जो क्या है कि ना आईपीएस ऑफिसर, सॉरी जो अभी आईएएस है ओजिंग देमेंग, ये आप देख रहे हैं आईआरएस, ये इन्होंने वैसे क्वालिफाई किया था आई थिंक 2017 में सिविल सर्विस एग्जाम में 644 रैंक आया था इनका। आईआरएस इनको सेलेक्ट मिला है इनको। बेसिकली ही वाज प्लेस्ड सेकंड इन द प्रोविजनल लिस्ट फॉर आईपीएस ऑफिसर, लेकिन हाइट के कारण बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर हाइट कम होने के कारण इनको छांट दिया गया मेडिकल में, आईपीएस की जो चाहिए। तो इन्होंने कैट में आर्गुमेंट किया था कि भाई ये जो है तो कैट ने कहा था, इन्होंने कहा था कि एसटी कैटेगरी में आते हैं और ऐसे जो है जैसे कि गोरखा, आसामीज, कमाऊनी, नागा, करवाली, इनको ऑलरेडी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है अप टू 15 सेंटीमीटर का मिनिमम हाइट में। तो इसको इनको भी मिलना चाहिए क्योंकि ये भी उस कम्युनिटी से बेसिकली एक तरह से आते हैं। लेकिन कैट ने डिसमिस कर दिया कि डिड नॉट बिलोंग टू कम्युनिटीज एलिजिबल फॉर हाइट रिलैक्सेशन। इसमें जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश सीएम ने कहा है कि हमें एक चिट्ठी लिखी है सेंटर को कि आप इस हमें जो इस कैटेगरी को भी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि बाय द रेस ऐसे होता है, कुछ रेस में कुछ एरिया में कल्चर में जो है हाइट जो है इन नॉर्मली जो है वो कम होता है। इसी कारण यहाँ इस कैटेगरी को आपने दिया था, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये जो रूल जब बनाया गया था सर्विस रूल 1951 का था, अरुणाचल प्रदेश बाद में एक स्टेट बना है, तो इसको आपने इंक्लूड नहीं किया, इसको आपको अपडेट करके इंक्लूड करने की जरूरत है। ये मोटा मोटी इसमें है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर आप करें इसको। पहला जो आपका एडिटोरियल इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स देयर पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज। ये बेसिकली जो है इन्होंने इस राइटर ने जो है 3 स्टेट्स बेसिकली यूएस, ब्राजील और इंडिया का जो बेसिकली हम देखेगा कोविड से सबसे ज्यादा हिट हुए हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर हैम्पर हुआ है, डेथ रिकॉर्ड करे, केसेस भी दिखे थे। यहाँ के रूलर्स को जो बेसिकली इन्होंने ऑटोक्रेट बताया, उनको बेसिकली कंपेयर किया कि सभी का जो कंपैरिजन किया है कि सभी जो है एक ऑटोक्रेसी उनको बेसिकली हिटलर शाही एक तरह से उनको निगेटिव इमेज एक तरह से परसेप्शन यहाँ पे दिया है। तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इससे कुछ सवाल आने वाला है ऐसा कुछ, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये बेसिकली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप कह सकते हैं ये आर्टिकल है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पावर प्ले टू ब्रिंग डिजिटल इकोसिस्टम टू हील। ये बेसिकली आईटी रूल्स को लेकर के जो नया आईटी रूल अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। इसका एक स्पेसिफिक जो रूल है 4.2, जिसमें कि कहा गया है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स है जैसे व्हाट्सएप, उनको ट्रेस करना होगा ओरिजिनल ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इसने इन्फॉर्मेशन को पहली बार पोस्ट किया है। ये हम पहले भी देखा था, 2-3 दिनों से ये न्यूज में चल रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल दिया कि क्यों ये गाइडलाइन या जो ये रूल है 4.2 ये सही नहीं है। आइए इसको देखते हैं।
क्या इनका कहना है दोनों अपोजिशन। तो व्हाट्सएप ने ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में पिटिशन दायर किया है कि प्राइवेसी राइट्स को वायलेट करता है। रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने अपना प्रेस रिलीज भी जारी किया था, जिसको हमने पहले देखा, संडे को भी हमने देखा था मैगजीन में। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि प्राइवेसी, पहली बात उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी जो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब कोई भी राइट जो है बेसिकली फंडामेंटल का है एब्सोल्यूट नहीं है। इस कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कुछ उसमें केवियट है। इसमें भी केवियट है कि वो पब्लिक ऑर्डर, लॉ, सोवेनिटी को हैम्पर नहीं करना चाहिए, राइट। तो एंड ट्रेसेबिलिटी ऑब्लिगेशन जो है ये प्रोपोर्शनेट है। जो गवर्नमेंट कह रही कि ट्रेस आपको करना होगा, ये प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आप रूल लेके आए वो देखे कि प्रोपोर्शनेट का टेस्ट को पास करें, मतलब कि उसको वो रूल जो है लाना बहुत जरूरी है, और उसके अल्टरनेटिव, आप अगर आपके पास है कोई अल्टरनेटिव तो आपको वो देखना है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को ही आपको रूल में डालना है। ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका हो गया लॉ, पब्लिक लॉ ऑर्डर हो गया, दूसरा आपका हो गया राइट टू प्रिवेसी। तो अब हम कहें, जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए मैं सीसॉ बना देता हूँ, ये यहाँ एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका, मेंटेन करना गवर्नमेंट को, दूसरा आपका हो गया प्रिवेसी राइट, या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आपको जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है कि आपको जितने भी अल्टरनेटिव इसको बैलेंस करने के लिए, बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के जितने भी अल्टरनेटिव है वो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, जिसमें कि ये कम से कम हैम्पर हो राइट्स जो हैं, और ये भी आपका काम भी हो जाए। वो होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रोपोर्शनलिटी को भी हमने देखा है, और ये सबसे वही है, और सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल ये चीज है, रूल। ओनली इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एक्टिविटी ये बेसिकली लागू किया गया है, और ये कोर्ट के ऑर्डर पे या गवर्नमेंट एजेंसी अगर कहेगी तो आपको इसमें ये ओरिजिनेटर को ट्रेस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दो जजमेंट जो के एस मुथुस्वामी केसेज में हुआ था, उन्होंने क्लियरिफाई किया था कि एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट टू प्रिवेसी के ऊपर में मस्ट बी नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट एंड इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेफगार्ड भी आपको रखना है अब्यूज के अगेंस्ट में, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए, जो को भी अगर आप कानून लेके आते हैं जो कि राइट टू प्रिवेसी को हैम्पर करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, इस रूल को। कैसे? रूल्स लैक इफेक्टिव सेफगार्ड, सेफगार्ड इसमें नहीं है। सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कुछ भी नहीं है। ओवर ट्रेसिंग रिक्वेस्ट, तो अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, एग्जीक्यूटिव को रिक्वेस्ट करता है, तो उसको ऊपर ट्रेस करने की, उसको ओवरसाइट करने के लिए कि ये रिक्वेस्ट सही भी है कि नहीं है। मान लीजिए कोई लॉ, पुलिस बोलती है कि नहीं आप इसका ट्रेस कीजिए, तो वो रिक्वेस्ट भी जो जिस बेसिस पे आप दे रहे हैं कि नहीं इन्होंने ये वायलेट किया है, तो वो सही है कि नहीं, इसको एक ओवरसाइट होना चाहिए, बेसिकली जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सही रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिक्वेस्ट तो नहीं है। तो पहला तो ये हो गया इन्होंने, ठीक है। However, anonymity from the government can be important, particularly in the context of journalist sources protection and for whistleblowers. Anonymity भी जरूरी है। Therefore, deciding whether to remove anonymity requires application of independent judicial mind. तो ये वैसे उनका anonymity भी वहाँ पे आपको लाने की जरूरत है। इसके अलावा पुत्तुस्वामी टेस्ट, जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का टेस्ट है, उसमें कहा गया था कि आपको, जैसा मैंने कहा, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। वेदर दीज आर वर्थ द कॉस्ट इन्वॉल्व, क्या ये कॉस्ट इन जो ये आप कर रहे हैं, रूल ला रहे हैं ट्रेस करने का, ये क्या सही है, कॉस्ट इन्वॉल्व जो है उसमें सही है। दस वन मस्ट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ सच मेजर ऑन द जनरल डिजिटल इकोसिस्टम। आपको देखना हो जनरल डिजिटल इकोसिस्टम उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली आपको देखने चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें क्या होगा, रूल के केस में आपको इंक्रिप्शन सिस्टम जनरली जो है वीकेंड होगा, एंड उन कंप्रोमाइज द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल एट ऑल टाइम्स। तो अगर आप इंक्रिप्शन जो अभी व्हाट्सएप दे रही है आपको फुल प्रूफ, वो आपको उसको वीक करेगी। वो वीक होने से क्या होगा, ओवरऑल जो है आपका इकोसिस्टम जो है साइबर सिक्योरिटी का, वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। दूसरा इन्होंने क्रिटिसाइज ये किया है आपका। इसके अलावा तीसरा क्या, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव्स हैं। ये जो गवर्नमेंट करे कि हमें कानून को, हमें क्राइम को सॉल्व करने के लिए चाहिए कुछ, है ना, पकड़ने के लिए चाहिए मुजरिम को, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इससे बेसिकली अल्टरनेटिव्स हैं सिक्योरिंग जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए। तो कैसे? एक्सेस टू अनएन्क्रिप्टेड डेटा सच एज मेटा डेटा एंड अदर डिजिटल ट्रेस। ये गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, डिजिटल ट्रेस वो निकाल सकती है कि कहाँ से कहाँ गया। और मेटा डेटा क्या होता है, बेसिकली इस पे कुछ डेटा होते हैं, बेसिकली किसने भेजा व्हाट्सएप और नंबर कुछ हो गया, मैसेजेस नहीं होते बेसिकली, बाकी सारा डेटा होता है कि किस आईपी से कहाँ गया है, ये सब डेटा ऑलरेडी होता है मेटा डेटा में। ये ऑलरेडी अवेलेबल है इनके पास, गवर्नमेंट के पास। प्रेजेंट रूल अटेम्प्ट्स टू, लेकिन प्रेजेंट रूल इन्होंने क्यों लेके आया, क्योंकि शॉर्टेंस द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस, कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि इससे हम जो है
प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन का फास्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें कम पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्रिटिसाइज किया कि लॉ इन्फोर्समेंट इज नॉट सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, वैसे फ्रिक्शनलेस आप नहीं कर सकते कि हमें और आसान चाहिए, तो उस कारण से आप इसको लागू करना सही नहीं है। बेसिकली आपके पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव्स है जिससे आप इन चीज़ों पे पहुंच सकते हैं और प्रीवियसली राइट्स भी बरकरार रहेगी। तो कौन सा बेसिकली गवर्नमेंट के पास पावर है? ऑलरेडी हैव एबिलिटी टू एक्सेस इनक्रिप्टेड डेटा अंडर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में ऑलरेडी इनक्रिप्टेड डेटा ले सकते हैं, सेक्शन 69(3) और रूल 17 और 13 में जो आपका रूल है, इस रूल का प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग जो है, इस रूल के अंतर्गत रिक्वायर इंटरमीडिएट टू असिस्ट विद डिस्क्रिप्शन। तो ये इसमें रूल है कि आपको इंटरमीडिएट ऐसे व्हाट्सएप जो है उसको गवर्नमेंट को असिस्ट करना पड़ेगा, पुलिस को असिस्ट करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा डिक्रिप्शन करने में, अगर पुलिस के पास उतनी एबिलिटी नहीं है तो ये ऑलरेडी आपके पास तो जरिया है, तो आप इसको रूल को क्यों लेके आ रहे हैं? प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ने कहा उसमें ये भी कहा था कि न्यू रूल्स वे इंट्रोड्यूस पर्सुएंट टू कंसल्टेशन, हम कंसल्ट करके लेके आए रूल, जबकि ये सही नहीं है। इन्होंने कहा है बेसिकली तो शुरुआत में 2018 में रूल रिलीज हुआ था, ड्राफ्ट वर्जन, उसमें सिग्निफिक बहुत अपोजिशन किया गया, बहुत स्टेक होल्डर्स ने, सभी ने अपोज किया इसको। नया रूल जो है बेसिकली इसी से रिलेटेड है, सब्सटेंसी सेम है, और इसमें आपने कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया। रूल जो आपने फरवरी को नोटिफाई किया था उसके बाद आपने कोई कंसल्टेशन इसमें नहीं किया। तो ये बेसिकली, और यहाँ इस समय जो 18 में जो रूल आप लेके आए थे ड्राफ्ट रूल, जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया तो आपने उस क्रिटिसिज्म को अपनाया नहीं, उसको आपने चेंज नहीं किया। तो पब्लिक कंसल्टेशन मतलब ये नहीं कि आपने बस कंसल्टेशन ले लिया बट लेकिन उसको आप माने नहीं। अगर आपने कंसल्ट किया, पब्लिक ने फीडबैक दिया, तो उसको आपको मानना भी चाहिए, उसका में सुधार भी करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि आपने कंसल्टेशन तो किया 2018 में, लेकिन जो फीडबैक आया, जो क्रिटिसिज्म आया, उसको आपने नहीं माना, उसको आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ये चीज उन्होंने कहा बेसिकली, और नया रूल्स में अपने कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया है। तो ये चौथा आपका हो गया, कंसल्टेशन नहीं है, इसको क्रिटिसाइज इन्होंने किया बेसिकली। और कोई एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम नहीं है कि एक्सप्लेन करे कि क्या रीजन है इस रेगुलेशन का, ये आपको देना चाहिए साथ में रूल के, ये रीजन के कारण हम इस रूल को लेके आ रहे हैं। तो ill considered regulations of sort representative and new intermediate rules not the way forward. Indeed, only democratic and relatively long term solutions, क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? कि लेजिस्लेटिव चेंजेस आप लेके आए, जो आईटी एक्ट आपका पुराना हो गया उसमें आप लेजिस्लेटिव चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस आप लेके आए थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, ये सजेशन आपका हो गया। और बाकी आप इसमें जो है काउंटर व्यू अपने ले सकते हैं कि कंसल्टेशन करना चाहिए था आपको, जो ऑलरेडी जो रूल्स हैं आपके पास पावर है उसको आप यूज कीजिए। इंक्रिप्शन जो है उसको आप वीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंक्रिप्शन को स्ट्रॉन्ग रखते रखते आप जो असिस्टेंट उसका लीजिए, या अपने साइबर सिक्योरिटी को आप और एक्सपर्ट्स जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आप और इनरोल कर सकते हैं गवर्नमेंट में। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल, ये भी उसी से रिलेटेड है फ्रेंड, इंडिंग इंक्रिप्शन, ये उसी चीज को है जो फर्स्ट ओरिजिनेटर का रूल है, जिसके लिए अगेंस्ट में जो व्हाट्सएप गई है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कहा कि ये ट्रेसिबिलिटी जो है सिर्फ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज में आएगा, कुछ कुछ केसेज में आएगा, पर द गवर्नमेंट एट लार्ज कैन, और ये ऑलरेडी हमने देख लिया ऑलरेडी, कुछ रूल्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जो है इंक्रिप्शन सर्विलेंस कर सकती है, डेटा मंगा सकती है, अनइनक्रिप्टेड डेटा, मेरा डेटा, डिटेल ट्रेस ले सकती है। ट्रबल क्या है? इन्फोर्समेंट ट्रेसेबिलिटी इज विदाउट सेफगार्ड सच एज हैविंग इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, जो हमने ऑलरेडी देखा अभी पुराने आर्टिकल में। तो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर सकती है, नए रूल कैसे मिसयूज कर सकती है? तो एनी यूजर्स आइडेंटिटी ऑन वेग ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट जो है मंगा सकती है। कंप्रोमाइज एनोनिमिटी ऑफ विसल ब्लोअर्स एंड जर्नलिस्ट, एनोनिमिटी जो बेसिकली विसल ब्लोअर्स बेसिकली क्या होता है, जर्नलिस्ट क्या होता है, बेसिकली व्हाट्सएप पे आप जो है लोगों से मांगते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एनोनिमिटी पे कि भाई आपका नाम रिवील नहीं करेंगे, विसल ब्लोअर्स देते हैं बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो वो जो चीज़ें हैं बेसिकली जर्नलिस्ट जो है बहुत बार इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मांगते हैं, तो वो सब चीज़ें जो एनोनिमिटी रिवील हो जाएगी, वैसे जर्नलिस्ट का नाम जो है या विसल ब्लोअर जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है वो नाम आ जाएगा पब्लिक में, तो इससे लोग डर जाएंगे। तो ये सब बेसिकली प्रॉब्लम है नए रूल के कारण। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड सेम आर्टिकल है आपका। नेक्स्ट आपका नो कमेंट्स, ये बेसिकली नाओमी ओकासा जो है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया था, बायकॉट मीडिया बायकॉट इन करंट फ्रेंच ओपन एट पेरिस। इसको लेकर के बेसिकली कुछ जो है ना इश्यूज हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, जो आपका जो फ्रेंच ओपन या जो भी आप इवेंट कर रहे हैं उसका कॉर्पोरेट वाले जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ्रेंच आपको जो मीडिया प्रेस में भी इंटरेक्शन करना होगा। तो इसको बेसिकली इन्होंने एग्जिबिट किया है, इसी के बारे में आर्टिकल, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो क्या बेसिकली न्यूज़ वेयर एथलीट प्रीफर सोशल मीडिया पोस्ट ओवर मीडिया इंटरेक्शन, अभी जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट ज़्यादा करते हैं एथलीट्स या कोई भी,
मीडिया इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ऑफिशियल प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंस का द लास्ट रिमेनिंग एवेन्यू फॉर प्रोबिंग क्वेश्चंस दैट एलिसिट इनसाइटफुल आंसर्स। तो ये अभी लास्ट बेसिकली आप जो है एक तरह से हो गया कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस है जो अलग अलग माइंड में है उसको आप सही से आंसर दे सकते हैं। ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर सोर्स बेस्ड इंटरफेरेंस दैट कलर द नेरेटिव्स। तो ये नेरेटिव्स कलर नहीं होगा, बेसिकली जो आपने कहा वही चीज को आपको दर्शाया जाएगा, आपका बेसिकली व्यू को दर्शाया जाएगा। तो ये ओनली अल्टरनेटिव है। मीडिया में बेसिकली सोशल मीडिया में क्या होता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें को बेसिकली उन्होंने बताया ज्यादा कुछ इसमें। उसके अलावा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर का भी रहता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखते हैं तो पीछे जो बैनर रहता है उसमें कॉर्पोरेट का सिंबल्स रहता है, तो वो भी इसीलिए उसका पार्ट, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके लिए भी ये जरूरी है। तो ये उसी का है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, तो ये बेसिकली जो है कास्ट बेस्ड वायलेंस जो होता है उसको लेकर के एक पहले आपका हाथरस से केस हुआ था। ऑन द हील्स ऑफ द न्यू जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, ये नया जजमेंट जो बेसिकली पतन जमल वली वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इस केस में जो बेसिकली हुआ क्या है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लगाने से मना कर दिया। इसमें भी विक्टिम जो थी बेसिकली रेप विक्टिम वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थी, तो उसमें जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लगाने से मना कर दिया। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो क्यों जरूरी है और क्या इसका इफेक्ट है, ये पूरे आर्टिकल में वही चीज है। इन्होंने एक टर्म दिया रिकॉग्निशन ऑफ इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वीमेन, तो बाय वीमेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट एंड डिजेबिलिटी। तो इस चीज को इन्होंने बोला कि इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन जो है इस कोर्ट को देखने की जरूरत थी, देखने की जरूरत है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो वीमेन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ उसका क्लास अलग अलग, उसको हम देखेंगे आगे। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली जजमेंट है उसका पॉजिटिव एक्सेस उन्होंने बताया, पॉजिटिव क्या था, इलैबोरेटेड ऑन द नीड फॉर इंटरसेक्शनल अप्रोच टू टेक इनटू अकाउंट मल्टीपल मार्जिनलिटी दैट अ विक्टिम फेस्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस अप्रोच को देखने की जरूरत है। डिसीजन में अपने कहा ये क्या है अप्रोच बेसिकली कि इसमें देखना आता कि जो विक्टिम है जैसे वीमेन जो है वो मल्टीपल मार्जिनलिटी झेल रही है। क्या क्या, जैसे कि आप वीमेन भी है, दलित भी है, डिजेबल्ड भी है, तो ये सारा मल्टीपल कारण SC ST है यहाँ, तो मल्टीपल जो आपका आइडेंटिटी है जिसके कारण आप डिस्क्रिमिनेशन आपको ज्यादा देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। इस चीजों को गवर्नमेंट को मतलब कोर्ट को अकाउंट में लेना चाहिए जब भी जजमेंट के समय, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। The court recognizes when identity of a woman intersect her caste, class, religion, disability and sexual orientation, she may face violence or discrimination due to two or more grounds। इन कारणों से भी उनको वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया इस चीज को। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन, तो ये मल्टीपल सोर्सेज हो गया क्योंकि आपका लो कास्ट है उस समय इसके कारण भी आपको ऑपरेशन झेलना पड़ रहा है, लोग आपको दुत्कार रहे हैं, जैसे आपका डिजेबिलिटी के कारण भी, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन वीमेन के कारण भी, कास्ट क्लास आपका लो क्लास के हैं, रिलीजन आपका जो है उसके कारण उस मान लीजिए वहाँ पे आप माइनॉरिटी रिलीजन में हैं, इन मिसिस सोर्सेज के कारण जो है वीमेन तो आप हैं ही, तो उसके कारण जो है आपको ऑपरेशन झेलना पड़ता है क्यूमुलेटिवली। सब ये सारे जो ऑपरेशन एक साथ जुड़ जाते हैं टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ सबऑर्डिनेशन और ब्लाइंड दलित। ये जो इस केस में तो ब्लाइंड थी दलित, तो दलित में तो डिजेबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाता है। So especially in cases of making the criminal justice system more responsive to women with disability facing sexual assault, the court laid down directions to train judges, police and prosecution to sensitize in this case। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप डायरेक्शन दिया उन्होंने कि आप जजेस को, पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स को सेंसिटाइज कीजिए इन केसेज में जिसमें कि दलित बेसिकली डिजेबिलिटी भी है और सेक्स जो वीमेन है वो मल्टीपल ऑपरेशंस मतलब मल्टीपल उनको बेसिकली सब्जेक्ट टू वायलेंस जो है वो झेल रही है। क्यों? क्योंकि उनका ये अलग अलग चीजों में वो क्वालिफाई कैसे आप कह सकते हैं, कास्ट भी उनका लो है, क्लास भी लो है, रिलीजन भी अलग है, आपका रिएबल है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन अलग कारणों के कारण उनको झेलना पड़ता है। तो इस चीजों को ऐसे केसेस को आपको कि लड़ने के लिए किसी के करने के लिए सेंसिटाइज किया जाना चाहिए लोगों को, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन जजेस को समझाना और उनको समझाने की जरूरत है। लेकिन इसको इस व्यू को मानते हुए भी कोर्ट ने जो PO एक्ट लगाने से मना कर दिया। PO एक्ट है क्या? बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट क्या है? ये एड्रेस एट्रोसिटीज अगेंस्ट पर्सन फ्रॉम SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट में अगर कोई एट्रोसिटी होता है तो उसको लड़ने के लिए बेसिकली उससे झेलने के लिए
उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी बताता है। 2015 में इसको अमेंड किया गया, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज मोर एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी वुमेन, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए सेक्शन 325 में जो है इस एक्ट के कि अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट में विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 साल और ज़्यादा अगेंस्ट अ पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट्स 10 साल से ज़्यादा जिसमें इम्प्रिजमेंट है, और अगेंस्ट अ पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट सच अ पर्सन इज फ्रॉम SC ST कम्युनिटी, तो उसको जो है बेसिकली पनिशमेंट जो है उसका लाइफ इम्प्रिजमेंट और विथ फाइन हो सकता है, मतलब बढ़ जाएगा पनिशमेंट अगर SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट है। इसको 2015 में अमेंड किया गया था। पहले क्या था, ऑन द ग्राउंड था आपका, ऑन द ग्राउंड दैट सच ए पर्सन, ये पर्सन जो है वो SC ST कम्युनिटी से थे। इसको चेंज कर दिया गया कि नोइंग दैट सच ए पर्सन, मतलब आप जो बेसिकली एक्यूज्ड है, जिसने जुर्म किया है, उसमें उसको वो जानता हो कि भाई ये SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट है, जानबूझकर उसने उसके अगेंस्ट वो क्राइम किया है। अगर ऐसा होता है तभी आप इस एक्ट को मतलब कि लागू कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप पनिशमेंट दे सकते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, इस एक्ट को यूज करते हुए कि जिसने क्राइम किया, जो क्रिमिनल है, उसको पता था कि जिसके अगेंस्ट मैं क्राइम कर रहा हूँ या रेप कर रहा हूँ वो SC ST कम्युनिटी के हैं। उस केस में आप इस एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं, कोर्ट जो है, और इस एक्ट को लगा सकता है। तो इस चीज, ये जो नोइंग है ये मुश्किल है, कोर्ट ने कहा कि इसको हमें प्रूव कर पाना मुश्किल है। अलग अलग जजमेंट यहाँ पे बताया गया, जैसे रामदास वर्सेस 2006 का केस है, 2006 का ये दूसरा भी केस है आपका, 2017 का केस है, 2019 का केस है। इस सब में जो बेसिकली क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रॉब्लम था। क्या कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि शो करने के लिए, बताने के लिए कि एक्यूज जो क्रिमिनल है उसने जो सेक्सुअल और एजॉल्ट किया है, सेक्सुअल रेप जो किया है, वो ऑन द ग्राउंड दैट विक्टिम वाज ए मेंबर ऑफ SC ST कम्युनिटी, कि उसको पता था कि वो विक्टिम जो है SC ST कम्युनिटी की है, इस कारण से उसने किया है। ये कोई एविडेंस नहीं जुटा पाए। बेसिकली कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ पे पूछा गया ऐसा क्या एविडेंस हो सकता है भाई, हम ऐसा क्या एविडेंस हो सकता है जिससे हम पता कर सके। व्हेन ए वुमन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड डिजेबल्ड शी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू हर सेक्स, कास्ट एंड ट्राइब्स एंड डिजेबिलिटी, ऑल ऑफ व्हिच रेंडर्स हर वल्नरेबल टू सेक्सुअल वायलेंस। ये हमने देखा बेसिकली इंटरसेक्शनलिटी। तो ये डिफिकल्ट है प्रूव करने का, ऑब्वियसली बात है कि आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि एक्यूज जो है, क्रिमिनल जो है, उसको पता था और जानबूझ के उसने ये चीज किया है। इट वुड बी रीजनेबल टू प्रेज्यूम दैट एक्यूज ड्यू द विक्टिम्स कास्ट एज ही वाज नोन टू विक्टिम्स फैमिली। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि भाई ठीक है, इस चीज को हम मान सकते हैं, लोअर जज में कहा था, क्योंकि उसका विक्टिम फैमिली को जानता था, तो हम समझ सकते हैं कि भाई उसको पता था उसका कास्ट और जानबूझ के उसने बेसिकली ये क्राइम किया है। इसीलिए इस एक्ट के अंदर में उसको सजा मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं ऐसा क्यों जरूरी इस एक्ट के अंदर सजा देना भाई, बाकी सजा तो मिल रही है, इस एक्ट के अंदर में क्यों सजा देना है। तो इट मैटर्स बिकॉज इट्स रिपीटेड सेटिंग असाइड, अगर बार बार जो है आप PO एक्ट को नहीं लागू करते हैं तो बॉस्टर द एलिगेशन दैट लॉ इज मिसयूज, इसका मतलब है कि लॉ जो है मिसयूज हो रहा है इन अमाउंट टू इरेजर ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस फेस्ड बाय वीमेन, और कास्ट बेस्ड वायलेंस जो वीमेन फेस कर रही है उसको आप हटा रहे हैं तरह से। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिसेंटली कहा था कि हाई एक्विटल रेट मोटिवेट्स एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट एंड पावरफुल कम्युनिटीज। तो ये जो हाई एक्विटल हो रहा है इस एक्ट के अंदर में, आप जो लोगों को नहीं पनिश कर रहे हैं, एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, डोमिनेंट या पावरफुल कम्युनिटीज जो है, जो भी रूरल एरिया में, उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं, और ऐसे क्राइम्स वो SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो ये जजमेंट को गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए फिर से, इसीलिए बेसिकली ये जरूरी है। वी नीड टू स्टॉप बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ हाइपर टेक्निकलिटी ऑफ एविडेंस। तो ये जो टेक्निकलिटी आप एविडेंस का बता रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, तो इसको टेक्निकलिटी नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए भाई SC ST कम्युनिटी की है और वो मल्टीपल उनको ना इंटरसेक्शनल कर रहे हैं, तो उनको वो PO के अगेंस्ट आपको बुक करना जाना चाहिए था। ठीक है, ये बेसिकली उसी को लेटर है। नेक्स्ट जो आपका है एडिटोरियल इंडियन मॉडल ऑफ कोएग्जिस्टेंस, ये बेसिकली जो है इजराइल और फलस्तीन का जो हमने देखा, तो उसको लेकर के इन्होंने बताया है कि क्या उसका हम सजेशन एक तरह से दिया है। तो पहला इन्होंने हिस्ट्री बताई है, हिस्ट्री शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दें थोड़ा सा। ब्रिटेन ने जो बेसिकली इसका फलस्तीन को छोड़ दिया था 1948 में, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इसको डिवाइड कर दिया फलस्तीन को बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स, गिविंग 55% ज्यूज को दिया और 25% लैंड जो है अरब्स को दिया। ज्यूज ने उस समय अपना एक अलग स्टेट बना दिया, लेकिन फिलिस्तीन ने बेसिकली जो है स्टेट बनाने से चूक गए, फेल टू फॉर्म स्टेट ऑन देयर ओन लैंड अलॉटेड टू देम। तो उन्होंने लैंड एक स्टेट बना देना चाहिए उस समय, उन्होंने अलग स्टेट वो उन्होंने नहीं बनाया। इंस्टीड कॉलिशन ऑफ अरब जो है कंट्रीज, उन्होंने इन्वेड किया इसराइल को, लेकिन इसराइल वहां पे डिफीट कर दिया उन्होंने उसको,
और एक नकबा बेसिकली उसके बाद जो है रिवील किया, इजराइल ने उसके अगेंस्ट में किया हॉलोकॉस्ट। इसराइल डिस्ट्रॉयड अराउंड 600 फिलिस्तीनी विलेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और एक्सपेल्ड अराउंड 80% ऑफ अरब फ्रॉम हिज टेरिटरी। जो उसके बाद इसराइल का जो रिपल्सिव एक्शन था वो ज़्यादा बड़ा था। 1967 का 6 डे वॉर में बेसिकली इसराइल ने कैप्चर फिलिस्तीन का कुछ लैंड को कैप्चर नहीं किया, बल्कि इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलान हाइट्स को भी कैप्चर कर लिया। तो ये बेसिकली चलता रहा बेसिकली यहाँ पर। अब जो इन्होंने कहा सजेस्ट इस आर्टिकल में क्या कहा है कि अब जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या मतलब कि आप जो है अपना सिर्फ फिलिस्तीन का जो स्टेट हो वैसा पॉसिबल नहीं, आपको सेक्युलरिज्म के थ्रू जाना होगा। इन्होंने यहाँ इंडियन मॉडल को बताया है कि इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म विच अकोमोडेट्स रिलीजन्स एथनिक डिस्टिंग्विशिंग एंड डाइवर्सिटीज कुड बी वायबल मॉडल। इसको हम वहां अपना सकते हैं कैसे कि भाई neither the Jews nor the Palestinians are governing to going to vanish in the thin air. Palestinians missed the bus, Palestine स्टेट फॉर्म नहीं कर पाए और नाउ दे स्पार्सली स्पेयर। तो अभी जब क्या पॉकेट पॉकेट लैंड्स में वो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, कुछ लैंड जो है इजराइल का एक्वायर्ड है, कुछ लैंड उनका अपना है। तो मेकिंग कोहेसिव स्टेट, तो एक कोहेसिव स्टेट बना पाना, कंबाइंड स्टेट बना पाना सिर्फ फिलिस्तीन जिसमें हो वो पॉसिबल अब नहीं है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल ओनली इफ इजराइल फ्रीज द ऑक्युपाइड टेरिटरी। अगर इजराइल जो ऑक्युपाइड टेरिटरी को छोड़ता है तभी वो एक स्टेट पूरी तरह से बना पाएंगे, जो कि अभी नहीं होने वाला, इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपको एक स्टेट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि अलग अलग ठीक है लोग हैं वहां पर, पॉकेट्स हैं, तो उसको आप उस हिसाब से इंडियन मॉडल के हिसाब से डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म पे आप जो है उस स्टेट को बनाएं। ये मोटा मोटी इसमें है और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है कोविन कैसीनो एंड लक। ये बेसिकली जो कोविन को लेकर के उन्होंने क्रिटिसाइज एक तरह से किया है, कंपेयर किया है कैसीनो से। कोविन में जैसे आप जब बुक करने जाते हैं अपॉइंटमेंट, तो आप देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि वो बहुत ही मुश्किल है बेसिकली, बहुत बार आप नहीं कर पाते हैं, हार्डली कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं। इसको कैसीनो की तरह कंपेयर किया। जैसे कैसीनो में क्या होता है कि आप जब लॉटरी टिकट्स लेते हैं या फिर जब बटन प्रेस करते हैं, कुछ सिक्के डालते हैं, तो हार्डली कुछ चांसेस में आप जीत पाते हैं, मैक्सिमम लोग जो उसमें हारते हैं, क्योंकि ऑड्स इन फेवर जो है वो विनिंग जो है वो कैसीनो के फेवर में होता है। यहाँ भी वैसा ही है बेसिकली, यहाँ पे ऑड जो है किसी के फेवर में नहीं है, बट ये जो आपके फेवर में भी नहीं है अपॉइंटमेंट बुक करना, इसको गवर्नमेंट को बेसिकली देखना चाहिए। इसमें सिर्फ लोग नहीं लूज कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट भी इसमें लूज कर रही है क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। यही मोटा मोटी है, इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है, बस उसी को इन्होंने क्रिटिसाइज इस तरह से किया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसेंशियल फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसिकली कल जजमेंट दिया अपना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के याचिका दायर की गई थी, इसको रोका जाए, इसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। इसको उन्होंने कहा कि डिसमिस करे पिटीशन को और कहा कि ये इसेंशियल प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा जो है मोटिवेटेड कहा, मोटिवेटेड पिटीशन है क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑलरेडी चल रहे हैं, इसको आपने क्यों चूज किया। और यहाँ पे जो वर्कर्स है ऑलरेडी वो है ना वहाँ पे प्रोजेक्ट साइट पे रह रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो इन्होंने उसको नहीं क्वेश्चन किया, बल्कि उसके अलावा जो 1 लाख जो है फाइन भी लगाया पिटिशनर के अगेंस्ट में कि आपने ये मोटिवेटेड पिटिशन दायर किया है, कोर्ट का समय बर्बाद किया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई 108 निगेटिव इंपोर्ट्स। ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है कुछ निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में और कुछ चीजें को डाली है। इसका जो नाम चेंज कर दिया है पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। तो इसमें ये क्या है बेसिकली, इसमें जो है ये लिस्ट में जो भी आइटम होंगे कैन ओनली बी परचेज फ्रॉम इंडिजिनियस सोर्सेज। तो आपको इंडिया के अंदर से इंडिजिनियस सोर्सेज से ही इसको परचेज करना है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन इंडिया से ही आपको परचेज करना है, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते। तकरीबन 209 आइटम्स इसमें हो गए हैं। अब बात करें इसका फायदा क्या होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एमिनेशन रेकनिंग रिक्वायरमेंट हैज बीन गिवन स्पेशल फोकस। इसमें बेसिकली एमिनेशन को ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्री को ऑब्वियसली बात बेनिफिट होगा। लिस्ट रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ लोकल डिफेंस इंडस्ट्री जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसको पोटेंशियल को भी आप मोटिवेट कर रहे हैं इस तरह से, और इनविगोरेट इम्पीटस टू डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और डोमेस्टिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑब्वियसली बात बढ़ेगा क्योंकि इस आइटम्स में अगर आप यहीं पे आपको खरीदना है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोग उसको और मोटिवाई कर पाए, और कंपनियां जो और ज़्यादा कंपनी आएगी, मोटिवेशन होगा, रिसर्च होगा, आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी ये लेके आएगा इंडिया में। ये फायदा है आपका इंडिजिनियस इंपोर्ट का, और इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा दूसरे कंट्री में, और आपका जो खर्चा जो है वो भी कम होगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है चाइना एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। ये चाइना ने अपना पॉलिसी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी इसको चेंज कर दिया है, अलाउ किया है टू हैव थर्ड चाइल्ड
फर्दर रिलैक्सेशन टू फैमिली प्लानिंग रूल्स 5 ईयर आफ्टर टू चाइल्ड पॉलिसी। 5 साल पहले इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी जो लेकर आई थी उसको रिलैक्सेशन किया है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पॉपुलेशन सेंसस जो इनका डिकेड में आता है उसका रिजल्ट आया है, जिसको देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। डिक्लाइन एंड अलार्मिंग पिक्चर्स ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ, इसको देखते हुए डिसीजन लिया गया है कि एजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है आपका 15 से 59 एज ग्रुप जो वर्किंग एज है आपका बेसिकली, उसमें जो पॉपुलेशन है वो 894 मिलियंस है, डाउन बाय 6.79% इधर, तो कम हो गया आपका 7% से तकरीबन 2010 के बाद जो सेंसस हुआ था उस समय। और एजिंग पॉपुलेशन है बेसिकली 60 प्लस, उनका वो ग्रो हुआ है अप बाय 5.4%। तो इसको देखते हुए बेसिकली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स ये था, ये बेसिकली आप डेमोग्राफी को देख कर सकते हैं। डेमोग्राफी में कैसे बहुत सारे कंट्रीज में आप एजिंग पॉपुलेशन को देखेंगे, जापान जैसे हो गया और भी कंट्रीज में है, तो उसको लेकर के, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस बात आप डिपेंडेंट होंगे बाहर के पॉपुलेशन में, आपका आउटसोर्सिंग होगा, वहाँ पे आप फैक्ट्री नहीं, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा बाद में इकोनॉमी में, तो इसलिए जो है वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन की भी जरूरत है, डेमोग्राफी मेंटेन करना जरूरी जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर आप लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।